Very good morning, my dear students. Today we are going to start the next part of the poem No Men Are Foreign from James Harold Kirkup. जेम्स हैरल्ड कर्कअप के बारे में मैंने बात की थी आपसे। अब उनके जो 3 स्टैंजा हमने पढ़ लिए नो मैन आर फॉरेन के बारे में, वो ही हमको बताना चाहते हैं कि भाई जो इंसान है वो किस प्रकार से अपनी लाइफ जीता है, इंसान किस प्रकार का व्यवहार करता है, और वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों का लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। हम उसको ये मानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो सब एक चीज़ पर टिका हुआ है कि हम लोग अंदर से, भले बाहर से हमारा आवरण किसी भी प्रकार का हो, पर अंदर से हम लोग एक ही प्रकार के हैं। हम सबके अंदर बोन्स हैं, हम सबके अंदर ब्लड है, हम सबके अंदर वैसी ही भावना है, वैसा ही दिल है, वैसी ही मानवता है। मानवता एक ऐसी चीज़ है, ह्यूमैनिटी ऐसी चीज़ है जो हमको जोड़े रखती है। अब कुछ लोग, अपने पावरफुल लोग, अपने फ़ायदे के लिए हमें लड़ाते हैं क्योंकि उन्हें रिचेस चाहिए, उन्हें फ़ायदा चाहिए, उन्हें मनी चाहिए, पावर चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। पर हम लोग क्या है, हमें ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम भले दूसरी यूनिफॉर्म में दूसरे देश का अपना झंडा लेके चल रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे हमको ये धरती है उसके अंदर ही चले जाना है। हम किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट पे हम चल रहे हैं, पर हम जाएंगे कहाँ एंड में? हमको जाना पड़ेगा धरती माँ के अंदर ही। तो स्टैंजा 3 तक मैं पहुँचा था, स्टैंजा 4 से मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए बराक ओबामा जैसा एक व्यक्ति दिख रहा है, और उसके पीछे ऐसे उनको फंडिंग करने वाले जो लोग हैं, FSA वगैरह। और इधर आप देखेंगे तो ये रशियन जो पुतिन है, पुतिन दिख रहा है आपको, तो वो फाइनेंस कर रहा है, तो आपस में लड़ाई हो रही है। ये चीज़ें लोग फाइनेंस से ही होती है। और यहाँ पे ह्यूमन स्कल का भंडार लग गया है। देखो लोग मरते हैं, ये तो मरते नहीं, ये तो खड़े रहते हैं, इनके पीछे भी लोग खड़े रहते हैं। तो इवेंचुअली फ़ायदा इनका होता है, नुकसान हम सभी लोगों का होता है। अब ये जो स्टैंजा नंबर 4 है उसे मैं उठाता हूँ। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए। वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें याद रखनी चाहिए। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना है। वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब हमें कहा जाता है कि हमें अपने भाइयों से नफरत करनी है। भाई कौन है? जो धरती पे वो हम सभी हमारे भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये हमारे सब भाई हैं। इट इज़ आवर सेल्स दैट वी शेल डिस्पोजेस, हमें खुद को, हमें पर्सनली इस चीज़ को डिस्पोजेस करना चाहिए, हम इसको नहीं मानना चाहिए। हम अब क्या कर रहे हैं, अब खुद को डिस्पोजेस कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ये हमारी नहीं है। पोजेशन मतलब क्या है? ये हमारा है। तो हम खुद को ही ऐसा करते हैं। हम जब कोई हमें समझा देता है, बरगला देता है, काफ़ी जगह ऐसा होता है ना, इंसान को बरगलाया जाए, भटकाया जाता है। और सबसे कहते हैं, अगर आप टेक्निकल तौर पे नीचे को पढ़ो, फ्रेडरिक नीचे जो सबसे बड़े फिलोसोफर थे, वो कहते हैं कि रिलीजन इज टाइप ऑफ एक नशा है, समझ में? रिलीजन एक टाइप का एक स्लो पॉइजन है। वो ऐसा, ये मैं बहुत बैड टर्म में नहीं कह रहा हूँ, पर अगर आप एक्चुअल टर्म में इसको देखो तो वो एक तरीके का नशा जैसा ही है। उसकी आदत लग जाती है आप उसको, और उसकी आदत रिलीजन के, इट्स काइंड ऑफ अ पॉइजन, इट्स काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वो आपके दिमाग में चढ़ जाता है। तो यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझाई जाती हैं, और आप क्या करते हो? दैट वी शैल डिस्पोजेस, बीट्रे, कंडेम। जब हमें ये समझाया जाता है, इट इज़ आवरसेल्व्स, ये हमारे ऊपर है, हमें उस चीज़ को डिस्पोजेस करें। नहीं, हम नहीं मानते कि हमें एक दूसरे को विरोध करना चाहिए। हम इसे बीट्रे, हम उसको, उस चीज़ को हमको धोखा, या कंडेम, हम उसके कंडेम करना मतलब उसको, उस चीज़ के बारे में हमको विरोधाभासी बात करना। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, प्रॉब्लम क्या है? हमें समझाया जाता है, पर वो व्यक्ति खुद नहीं जाता है। और हमको क्या करना पड़ता है? हमको एक दूसरे के अगेंस्ट में आर्म्स लेने पड़ते हैं। हम है जो हम एक दूसरे के प्रति हथियार ले रहे हैं। आप मर, वो सामने वाला आपका दोस्त है, वो मरेगा, आप मरोगे गोली से। पर जो आपके पीछे जो है, जो पावरफुल बैठे हैं, वो कोई नहीं मरने वाले। जनरल अपने घर पे बैठा होगा, युद्ध में नहीं जाते। जो उसके ऊपर बैठे रक्षा मंत्री, वो नहीं जाते। हम लोग, और उससे ऊपर जो है, वो जो हमको आदेश देते हैं कि तुम्हें लड़ना है, और वो लड़ते हैं अपनी लैंड की पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी पावर के लिए। उनका जो रीजनल है, वो रीजन है, वो फैलता है। पर टेक्निकल तौर पे आप देखो तो मरता कौन है? फुट सोल्जर मरता है। तो जो बेसिक आदमी है उसी की डेथ होती है, और हमें भड़काया जाता है। अब यहाँ पर डिस्पोजेस का मतलब डिसलॉज, डिप्राइव करना, छोड़ देना, डिप्राइव करना। अब द पोएट सेज, अब क्यों कह रहा है इसको समझो। द पोएट सेज दैट वी शुड रिमेंबर दैट वेन एवर समवन टेल्स अस टू हेट अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, पोएट हमको ये कहना चाहता है, पोएट ये समझाता है दैट वी शुड रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए दैट वेन एवर समवन टेल्स अस, जब भी कोई हमें समझाता है, बताता है, टू हेट अ पर्सन, किसी इंसान से नफरत करो जो कि दूसरी कंट्री का है। इंडिया वाले को सिखाया जाता है कि तुम पाकिस्तानी को हेट करो। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, नहीं सिखाया जाता है, ये फैक्ट है।
पर आप गौर से देखो तो पैलेस्टीन और इजराइल के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेशी हैं जो बहुत नफ़रत करते हैं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी नफ़रत करता है ऑलमोस्ट, अफ़गान से भी नफ़रत करते हैं, वो पश्तो से भी नफ़रत करते हैं, इंडियन से तो बहुत नफ़रत करते हैं, क्योंकि उनके कल्चर के अंदर ऐसा इनब्रेड कर दिया गया है, इनको सिखाया गया है कि नहीं, जब तक हम इनको नफ़रत नहीं करेंगे तब हम इनसे सुपीरियर हैं, हम इनसे ग्रेट हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं आपको रेसिज्म देखने को मिलेगा बहुत जगह पे, कि लोग अपने आप को इतना महान मानते हैं कि दूसरों को निम्न मानने लग जाते हैं। आपको खुद को महान मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा मान सकते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, पर सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ होने में फ़र्क है। श्रेष्ठ क्यों हूँ मैं? क्योंकि मैं भगवान की बनाई हुई रचना हूँ, मैं भगवान ने मुझे जो चीज़ें दी उसका मैं अच्छे तरीके से पालन करता हूँ, प्रकृति की अनुकंपा को मैं अपने अंदर अच्छे तरीके से लेता हूँ, तो आप अपने आप को मानो श्रेष्ठ है। मैं इसलिए श्रेष्ठ नहीं हूँ कि मेरा कलर श्रेष्ठ है, मेरी हाइट अच्छी है, मेरी आँखें हैं वो ब्लू कलर की। आप गौर से देखो ना तो एरियंस जो हैं, एरियंस जिसको हम हिंदी में आर्यन बोलते हैं, आर्यंस इंडिया में आए थे, नॉर्थ इंडिया में बस गए थे। उससे पहले इंडिया में द्रविड्स रहते थे। द्रविड़ आप देखोगे तो वो साउथ इंडियंस जितने भी है, साउथ इंडिया में जो रहते हैं वो सब द्रविडियंस हैं। तो जो आंध्रा है, कर्नाटक का जो इलाका है, केरला है, तमिलनाडु है, ये सब जो एरिया है, उड़ीसा, ये सब द्रविड़ के एरिया थे। तो द्रविड़ों ने उसके ऊपर बहुत कंट्रोल किया, और द्रविड़ सबसे पहले कालीकट पे आपको पता चला अंग्रेज़ वहाँ पे आए थे, वो बहुत समृद्ध इलाके थे। नॉर्थ इंडिया को बसाया आर्यंस ने। आर्यंस कहाँ से आए थे अब आप देखेंगे तो आर्यंस एल्पाइन डिनारिक पहाड़ों से, जो अगर आप टेक्निकल तौर पे देखो तो स्विट्जरलैंड के आसपास के इलाकों से आए थे। वो चल के अफगान से भी आगे के इलाकों से चल के आए, वो यहाँ आकर बसना चाहते थे, इसलिए आर्यंस यहाँ के बसे। तो उन्होंने वैदिक, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो वो आर्यंस के थ्रू ही है, तो वैदिक संस्कृति को उनको विकास करने वाले। अब आप थोड़ा अंदर की तरफ, पीछे की तरफ चले जाओ तो आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि हिटलर जो है, हिटलर खुद को आर्यंस का मानता, वो बोलता हम ही आर्यंस हैं असली। वो बोलते हैं हम प्योरेस्ट रेस हैं, दुनिया की सबसे शुद्ध प्रजाति हम हैं। और हिटलर किसी और को काउंट ही नहीं करता, वो बोले जूस को तो मार देना चाहिए, और उसने 6 से 7 लाख जूस को मार दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा कोई मारा है। बोलता हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा कभी भी हमारे, और उसने देखा ना उसका जो साइंस सिंबल था वो भी स्वस्तिक था। स्वस्तिक भी थोड़ा टेढ़ा सा, हिटलर का सिंबल आपने हिटलर्स क्रॉस करके सुना होगा, देखा भी होगा। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और अपनी श्रेष्ठता के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी जनरेशन्स को तबाह कर दिया। ठीक है, पोल पॉट का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, उसे सर्च करना आपको मिलेगा, पोल पॉट कौन था, इदी अमीन कौन था। ठीक है, हिटलर तो बहुत ही पॉपुलर कल्चर में आ गया, इसलिए हम हिटलर को पहचानते हैं। हिटलर से भी बड़े नृशंस हत्या करने वाले और बहुत ऐसे लोग जिनको, मतलब रशिया का जो ज़ार था, ऐसे जो मतलब एक ऐसी सोच मानसिकता रखने वाले लोग जो इंसान को इंसान मानते ही नहीं, तो इन लोगों ने बहुत हम लोगों को भड़काया, हमारी भावनाओं को भड़काया, और वो सब लोग युद्ध करने के लिए गए, जूस को ख़त्म कर दिया गया। तो ये पोएम उसके बारे में ही है। टेल्स अस टू हेट अ पर्सन फ्रॉम अनदर काइंड, टू थिंक हिम एज ए एनिमी, जब हम सोचते हैं उसको एनिमी की तरह। एंड वेन एवर वी थिंक समवन टू बी अवर एनिमी, जब भी हम सोचते हैं किसी को कि वो हमारा दुश्मन है। कोई हमारा दुश्मन कब हो सकता है? जब उसने हमारा कुछ बिगाड़ा है, हमारा कुछ लेके भाग गया है, या हमारा कुछ बहुत ही प्रिय वस्तु को उसने छीन लिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको हमारे को ब्रेन वॉश किया जाता है। Whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves। तब क्या करते हैं, जब हम किसी को अपने दुश्मन के बारे में, दुश्मन की तरीके से सोचते हैं, भले उस इंसान को हमने देखा ही नहीं है। अब बोले पाकिस्तानी दुश्मन है, पाकिस्तानी आदमी देखा ही नहीं है, युद्ध में गए, किसको मार रहे हैं पता नहीं, वो कौन है, उसकी शक्ल भी पता नहीं चल रही हमको, पर हम क्यों पाकिस्तानी, उसने वो पहनी हुई है यूनिफॉर्म, तो हम उसे मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर से आदेश मिला, ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन देश के सिपाही, दुश्मन ये। तो वो ये बोल रहे हैं, जब भी ऐसा सोचते हैं आने वाला दुश्मन है, देन वी डिप्राइव आवरसेल्फ, हम अपने आप को डिप्राइव करते हैं, छोड़ते हैं उस चीज़ से। वी चीट आवरसेल्फ, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। एंड वी कंडेम्ड आवरसेल्फ, हम खुद को ही कंडेम कर रहे हैं, नीचा गिरा रहे हैं, निम्न स्तर पर ला रहे हैं। ही सेज दैट वी, और राइटर फिर कहता है दैट वी आवरसेल्व्स, हम खुद को, वी चीट आवरसेल्फ, हम खुद ही खुद को धोखा दे रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है। एंड वी कंडेम आवरसेल्व्स, ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी। वो कहते हैं कि हमें इस प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए कि ये दुश्मन देश है, ये हमारा बुरा सोचता है, ये हमारे लिए ऐसा कर देगा, ये हमें ख़त्म कर देगा, ये हमारे पर हमला कर देगा, ये कर देगा। कुछ लोग ऐसी मानसिकता बना के बैठे हैं। पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं है, अभी उनकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स्ड है, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। टोटल अगर आप मुकेश अंबानी का
जियो का एम्पायर देखोगे तो वो जियो के पास टोटल इतना पैसा है जितना पाकिस्तान के पूरे टोटल पाकिस्तान के पास भी इतना पैसा नहीं होगा। तो वो एक ही बहुत ही डिप्राइव्ड इकोनॉमी है, पर वो फिर भी भड़काने से बाज नहीं आते हैं। वो भड़काते हैं अपने लोगों के, गजवा हिंद करना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसा एक वो आर्ट लेते हैं रिलीजन की, जो बेसिक सिंपल रिलीजन है, जो ऐसा रिलीजन जो कि एक दूसरे को भाई मानते हैं और प्रेम का संदेश देने वाले रिलीजन को ये घुमा फिरा के डिस्टॉर्ट करके ऐसा दिमाग के अंदर कचरा डाल देते कि हमें युद्ध करना है। तो ऐसी नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है। वी शुड नॉट कंसिडर एनी वन टू बी आर एनिमी। हमें किसी को भी कंसिडर नहीं करना है कि ये हमारा दुश्मन है। ड्यूरिंग अ वॉर, युद्ध के दौरान, बोथ द पार्टीज मस्ट बेयर द लॉस। ये तो सच है। जब युद्ध होता है ना, तब क्या होता है, दोनों पार्टी को लॉस होता है। ज़रूरी नहीं कि भाई एक पार्टी ही जीत के चली गई। वहाँ के जीतने वाले के भी सैनिक मरते हैं, हारने वाले के भी सैनिक मरते हैं। लॉस किसका होता है? दोनों का होता है। एंड दैट इज़ वाई द पोएट सेज दैट वॉर इज़ नॉट इन आवर फेवर। इसलिए पोएट समझाते हुए कहता है कि युद्ध किसी चीज़ का निराकरण नहीं है। हम युद्ध करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये वैसे कॉमन डेटा भी है। अगर आप युद्ध करते हो, कोई भी कंट्री युद्ध करती है, किसी भी टाइप का युद्ध करती है, तो वो 20 ईयर्स बैक चली जाती है। तो वो विकसित देश नहीं बन पाएगा। विकासशील देश है तो और पीछे चला जाओ, गरीब देश है तो बात ही मत करो। पाकिस्तान की हालत इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि वो बना रहे हैं क्या, न्यूक्लियर मिसाइल बना रहे हैं। अब उनके पास खाने को पैसे, न्यूक्लियर मिसाइल भी एजुकेशन में डालो तो आप बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल बाद में बना सकते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। पर लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, बिजली टाइम पे नहीं पहुंचती, बेसिक नीड्स नहीं है, पानी नहीं है, और आप बात कर रहे हो कि हम लोग डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करना है, हमें विश्व जीत लेना, विश्व विजेता बनना। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो ये जो हमारे फेवर में नहीं। ही सेज दैट वेन एवर वी पिक एनी वेपन अगेंस्ट समवन, राइटर कहता है जब भी हम एक वेपन को उठाते हैं, वेपन मतलब हथियार को किसी के ऊपर जब हम हथियार उठाते हैं, वी शुड रिमेंबर वन थिंग। तब हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए। वी शुड रिमेंबर वन थिंग। वो क्या रिमेंबर है वो करेगा आगे स्टैंजा 5 में बताएगा। स्टैंजा 5, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये मानव की जो ह्यूमन अर्थ है, मानव जिस धरती पे रहता है, इसे हम डिफाइल कर रहे हैं। डिफाइल बहुत ही टफ वर्ड है। डिफाइल का मतलब है हम उसे नष्ट कर रहे हैं, हम उसे कहते हैं ना, गंदा कर रहे हैं। इतना लेवल पे गंदा कर रहे हैं कि उसका मतलब वापस वो सही हो ही नहीं पाएगी, सर्वनाश कर रहे हैं उसका। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हमारे हेल्स ऑफ फायर, हमारे जो आग, जो नर्क की आग है और जो डस्ट है, वो हमारी इनोसेंस को ढक देती है। नर्क की जो आग है, हम जो बदले की आग में जल रहे हैं, और जो धुआं उड़ता है, उसकी जो डस्ट होती है, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो हमारे दिमाग के ऊपर की जो छाई हुई इनोसेंस है, इनोसेंस में जो भोलापन, भगवान ने हमें इनोसेंस दी है, भोलापन दिया है, उसे वो ढक देती है और हम क्रूर बन जाते हैं। और वेयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन। और जो आजू बाजू की जो हवा है, जो हमारी ऑक्सीजन है, वो सब ढक जाती है, इनोसेंस हमारी ढक जाती है, एयर ढक जाती है, और हम लोग वैसे थे जैसे इंसान ने हमें जैसा बनाया था, जैसा पैदा किया था, जैसा शुद्ध पैदा किया था, वैसे हम नहीं रह पाते। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। इसलिए वो राइटर कहता है कि याद रखना, भूलना मत, कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है और कोई कंट्री जुदा नहीं है हमसे। अब डिफाइल का मतलब मेक वटी पोल्यूट, आपको समझ में आ गया। आउटरेज ऑफ इनोसेंस मतलब वायलेट द प्योरिटी, किसी की प्योरिटी को ख़त्म करना। हम इनोसेंस, हमारी इनोसेंस ख़त्म हो जाता है। अब वी शुड कीप इन माइंड दैट, अब ये वो समझा रहा है फिफ्थ पैसा, ये हमें बात को याद रखनी चाहिए। वी शुड कीप इन माइंड दैट वेन एवर वी पिक वेपन्स अगेंस्ट एनी पर्सन, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जब भी वेपन्स उठाते हैं किसी के प्रति, अपनी लाइफ के अंदर किसी भी पर्सन के प्रति वेपन उठाते हैं, वी मेक द अर्थ डर्टी बिकॉज वेपन्स किल पीपल एंड देयर बॉडीज विच फॉल ऑन अर्थ मेक इट डर्टी। क्यों? वेन एवर जब हम हथियार उठाते हैं किसी के प्रति, तो हम क्या करेंगे, उसको गोली मारेंगे, एनिमी बना लेंगे उसको बड़ी बड़ी निशंसता से उसकी हत्या करते हैं। जब हत्या करते हैं तो क्या होता है, वो आदमी की बॉडी वहाँ पे गिर जाती है और वो हमारी धरती जो है इम्प्योर हो जाती है, क्योंकि हमने अपने खुद के ब्रदर का ब्लड बहाया है। तो ये जो चीज़ है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। तो हम अपने खुद के भाइयों का खून जब बहाते हैं तो धरती डर्टी हो जाती है। वेन एवर वॉर हैपन्स, जब भी युद्ध होता है, इट लीड्स टू ए लॉट ऑफ ब्लड शेड, तब बहुत सारा ब्लड शेड होता है, बहुत खून बहाया जाता है, फायर होती है, बहुत आग लगती है, और डेथ, मृत्यु अपना नाच करती है, मृत्यु नाच करती है वहाँ पे। दीज डेड बॉडीज अक्यूमुलेट ऑन अर्थ एंड इट मेक्स इट इम्प्योर। और जो लाशों का ढेर जो लग जाता है धरती के ऊपर, वो लाशों के ढेर लग जाते हैं। तैमूर लंग जो एक लड़ाका था, कजाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान के इलाकों से वो आया था, एक कबीलाई तैमूर लंग,
वो जब आया और तैमूर लंग ने जब आके भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, जो इसका नाम शाहजहानाबाद था, उससे पहले की बात है, तब दिल्ली के अंदर उसने 1 लाख लोगों के सर कटवा दिए और उसका एक मीनार बनवाया, पूरा डोम बनवाया, ये बताने के लिए कि मैं आ गया और मैं बहुत ही दुष्ट हूँ, मैं लोगों को ख़त्म कर दूंगा। तो वो डराने के लिए उसने ऐसा किया। मतलब उसने धरती को कितना इम्प्योर किया। आप सोचो, दीज डेड बॉडीज अक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाती है। एक्यूमुलेट मतलब धरती पे इकट्ठा हो जाती है, धरती को इम्प्योर करती है, क्योंकि हमारे भाइयों का खून बहा है। द फायर ऑफ वॉर विच इरप्ट्स, और जो युद्ध की अग्नि है वो भड़कती है। द स्मोक विच कम्स आउट, उसमें से जो स्मोक निकलता है। द डस्ट विच फिल्स द एयर, उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो हमारे जो आसपास की, क्योंकि जब बॉडीज़ को जलाया जाता है, जो हमारे भाइयों की बॉडी को जलाया जाता है, जब युद्ध की जो विभत्स युद्ध होता है, और वो सब जगह हमारे वातावरण को इम्प्योर कर देता है। एंड आउटरीजेस द प्योरिटी ऑफ वाटर। विद ऑल दीज थिंग्स द पोएट वॉन्ट्स टू गिव अस अ मैसेज। इन सब चीज़ों में पोएट हमको एक चीज़ का मैसेज देना चाहता है, दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन वॉर। हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। फाइनली, लास्ट में फाइनली ही सेड, he ends the poem by writing the first line in the reverse। और पहली जो लाइन उसने कही थी उसे फिर से वो कहता है लास्ट में, saying that remember no men are foreign and no country is stranger। याद रखना, भूलना मत, कोई भी इंसान विदेशी नहीं है और कोई कंट्री हमसे अलग नहीं है, जुदा नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कुछ यूज़ हुए हैं, जैसे राइम की स्कीम यूज़ की गई। द एंटायर पोएम रिटन इन फ्री वर्ड्स, ये फ्री वर्ड्स के अंदर लिखी गई। फ्री वर्ड्स का मतलब है कहीं पर भी राइम नहीं, तुकबंदी नहीं बैठ रही है। तो देयर इज़ नो राइम स्कीम इन पोएम, तो इसलिए इस पोएम के बारे में याद रखना, इसके अंदर कहीं राइम स्कीम नहीं है। लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर कौन कौन से यूज़ हुए हैं वो बताया गया है। पहले तो एलिटरेशन यूज़ हुआ। एलिटरेशन का मतलब क्या है कि सॉन्ग का इफेक्ट क्रिएट करना। द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिटरेशन। अब इसमें एलिट्रेशन दिया गया है लगातार, जो एक जैसे साउंड बार बार एक ही टाइम पे आते हैं, वो है बॉडी ब्रीथ्स, ब बी और ब का साइन है बॉडी ब्रीथ्स रिपीट हुआ है। स्टैंजा नंबर 1 के अंदर, पोएम के अंदर, स्टैंजा 2 में वॉर्ड्स विंटर, वो 2 बार आया है, वॉर्ड्स विंटर। ठीक है, साउंड समझ में आ गई। डब्ल्यू का जो साउंड है वो का साउंड बार बार रिपीट हुआ है स्टैंजा 2 के अंदर। फिर मेटाफर देखो, मेटाफर मैंने समझाया है, जिसने मेरे ग्रामर के जो लेसन्स लिए हैं उनको समझ में आ गया होगा मेटाफर क्या है और सब क्या है। ये सब एलिट्रेशन में पूरा इसके 1-1 घंटे के लेक्चर्स लिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आप तक पहुंचा है तो भी आप फिर से उसे देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। मेटाफर, स्टैंजा नंबर 1, यूनिफॉर्म रिफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब यहाँ पे मेटाफर है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो कंट्री अपनी मिलिट्री को पहनाती है, मिलिट्री के लिए यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ किया। मेटाफर मतलब किसी एक चीज़ से किसी और चीज़ हो जाना। तो दूसरा है वॉर्स टाइम इज कम्पेयर टू द विंटर सीजन। वॉर्स का समय, युद्ध का समय विंटर का सीजन होगा। विंटर सीजन में मतलब अब जब हम कुछ उगाएंगे ही नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो विंटर सीजन दुर्दांत होता है। दुर्दांत कैसे? अपने यहाँ तो विंटर सीजन में हमको मज़ा आता है, पर वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, तो वहाँ रहने की जैसी हालात नहीं होती, खाने को कुछ नहीं होता है, बहुत हज़ारों टन बर्फ़ हो जाती है, आप चल नहीं सकते हो, पानी नहीं मिलता है, वो सारी सिचुएशन, इसलिए वॉर टाइम बोला गया। वॉर टाइम को कंपेयर किया गया है विंटर के साथ। रेपिटेशन वर्ड यूज़ हुआ है। रिमेंबर 5 बार इस पोएम के अंदर, 5 बार रिमेंबर 5 बार यूज़ हुआ है, तो रेपिटेशन हो गया। कौन कौन सा? रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज पहले स्टैंजा के अंदर, और स्टैंजा 5 के अंदर भी रिपीटेड हुआ है। ठीक है, रिमेंबर 1 और 5 के अंदर। ठीक है, अब समरी है। द पोएम नो मैन आर फॉरेन बिगिंस एंड्स विद द सेम लाइनर, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, एज द पोएट वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट that all the people living on the earth are the same, and that we have created distinctions by erecting borders and fences, different languages, etc. अब राइटर यही बोल रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, हम एक ही धरती पे रहते हैं, हम लोगों ने अपने हिसाब से ही डिस्टिंक्शन बना लिए हैं, हम लोगों ने अपने अपने एरिया सेट कर लिए, अलग अलग फेंसेस बना लिए, पर धरती तो हमारी एक ही थी। हमने अपनी अनुरूपता के और अनुकूलता के हिसाब से अपना जीवन घुमा दिया है। हम एक ही धरती पे चलते हैं, अर्थ, और मरेंगे भी इसी धरती पे, हम इसी ग्रेव में, हमारी जो बॉडी है वो इसी धरती के अंदर जाएगी। फिर वो एक दूसरी सिमिलरिटी बताया कि हम अच्छा खाना पसंद करते हैं, हम सभी शांति पसंद करते हैं, हम अच्छी फसल पसंद करते हैं, वॉर के समय हम सब भूखे मरते हैं, विंटर वो सब आता है। ठीक
ठीक है, हम सबके हाथ सेम है, हम सबकी आंखें सेम है, हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, बंद होती हैं। अब एक भी हम जब सोते हैं तब सभी एक प्रकार से सोते हैं, सभी एक प्रकार से जागते हैं। हम लोग जब एक दूसरे को हेट करते हैं, वो हमको याद दिलाता है, जब हम एक दूसरे को हेट करते हैं, चीट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ में वेपन उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं। और जब वेपन उठाते हैं तो हम अपनी सोच को भी पोल्यूट करते हैं, अपनी धरती को भी पोल्यूट करते हैं, एक दूसरे की हत्या करके। और दोनों तरफ से युद्ध के अंदर हानि सबकी होती है, डेड बॉडीज सब तरफ पड़ी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये एक सिंपल समरी है, तो इसको भी आप समझ लेना। बहुत ही बेसिक समरी मैंने लिखी है, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा एंड में। तो बहुत ही सुंदर पोम है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये पोम, नो मैन आर फॉरेन। बेसिक पोम है, 5 स्टैंजा ही हैं इसमें, पर एट द सेम टाइम ये बहुत कम में बहुत बड़ी बात कही जाती है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन का जो भी फॉर्मेट है वो भी मैं आपको जो लास्ट में समरी है वो ज़रूर दूंगा, एक्सप्लेनेशन आप इसको समझो। और जेम्स कर्कअप के बारे में थोड़ा पढ़ना, ऐसा कोई स्पेसिफिक बहुत ग्रेट लेजेंडरी काम ऐसे अगर काउंटिंग तौर पे दिया जाए तो नहीं किए, पर फिर भी उन्होंने जो 30 बुक्स लिखी उसमें से बहुत सारी बुक्स की जो अंदर का कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। और ये कहते हैं ना कि मानवता से जुड़ी ह्यूमैनिटेरियन पोम है। तो ह्यूमैनिटेरियन आज की तारीख में हमें ह्यूमैनिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर इट्स अ वेरी नाइस थिंग। और आप और आगे जाके इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में और ज़्यादा बेटर होना चाहते हैं, तो यू शुड रीड पोम्स। हालांकि ये पोम फ्री वर्ड्स के अंदर, ये तुकबंदी इसमें नहीं है। 20th सेंचुरी के एंड के अंदर फ्री वर्ड्स या फिर ब्लैंक वर्ड्स का कहते हैं ना इनोवेशन हुआ था। प्रिकर्सर आए थे फ्री वर्ड्स के, उन्होंने बोला ज़रूरी नहीं है कि पोएम उसके अंदर ही हो, उसका जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो जेम्स कर्कअप ने उसके बारे में बहुत अच्छा फ्री वर्ड्स का एक एग्जाम्पल हमको दिया है। तो आपको ये जानना होगा, एक तो मानवतावादी पोम है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये पोम लिखी गई है। इस पोम का सेंस बहुत ही ऊंचा है, ऊंचे लेवल का है। तो ये सारी बातें आप समझ के और इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना और समझना। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो नया नेक्स्ट रीड होगा उसके अंदर हम साथ में मिलेंगे और ज़्यादा बेटरमेंट से हम अपना काम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।